जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज तारीख है 13 फरवरी और दिन है मंगलवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थोड़ा सा मेरा आवाज खराब है, ठीक है, इसके लिए माफी चाहते हैं। जैसे भी होता है प्रयास करते हैं कि आपको हम चीजों को अच्छा से समझा दें, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग का आज का सेशन। जो भी महत्वपूर्ण आपका करंट बन के निकल के आया है उन सब चीजों पे बात करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ही होंगे। तो चलिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले एक नजर हम लोग देख लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए, कल आपका जो है ना बिहार विधानसभा में जो अध्यक्ष था उस पर अविश्वास प्रस्ताव आया, तो वो अविश्वास प्रस्ताव से अपना इस्तीफा दे दिया आने के बाद, ठीक है। तो उसको समझेंगे, उसका कानूनी प्रक्रिया क्या है, किस आर्टिकल के तहत इस्तीफा देना पड़ता है और किस आर्टिकल में इस्तीफा नियुक्ति है, किस आर्टिकल में उसका पद खाली के बारे में जो भी चीज है, लोकसभा स्पीकर हो या विधानसभा स्पीकर हो, आज स्पीकर का खेल खत्म, ठीक है ना। तो ये बात जानिए क्यों, देखिए आप चीज बताते हैं। आज से पहले ये वाला बीपीएससी से पहले वाले अगले वाले बीपीएससी में आपको दिखेगा जो है गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन पूछा था आपको, ठीक है। बत्तख मियाँ को लेकर के जो है गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में आए थे, तो कहा गया था कि उसका जो है जो उसको मारने का प्रयास किया गया था, बचाया कौन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था आपको बिहार विधानसभा से, ठीक है। तो जो पॉलिटिक्स से संबंधित चीज है बहुत ज्यादा ये आपका मुद्दा चर्चा में रहा है। तो यहाँ से संबंधित जो भी चीज है, जितने भी सारे चीज आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना, वो सारे चीज को आप जहां तक होगा हम आपको बता देते हैं, या फिर आप अपने स्तर से अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है तो वो सारे चीज को देख लीजिए, ठीक है। कोई भी चीज आपको पूछ देगा तो फंस जाइएगा, उस टाइम कहिएगा ये नया चीज कहां से आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है। अब आइए, किस देश ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी को जेल से रिहा कर दिया। देखिए ये घटना पिछले आपको कई महीनों से चल रहा है, यानी अक्टूबर से ये घटना आपका जो है चर्चा में बना हुआ था, और फाइनली हमारे 7 पूर्व नौसैनिक कतर से भारत आ गए। एक नहीं आए हैं, अभी वही है, रिहा हो चुके हैं, टेंशन नहीं लेना है, निकल गए। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। फिनलैंड जानते हैं पहले यूएसएसआर का जो है हिस्सा हुआ करता था, और ये अभी नाटो के सदस्य भी है। और फाइनली ये क्या है ना कि अभी यहाँ के राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा था, ये जीत गया है। दक्षिण भारत के सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस साल में, मतलब ये जानते हैं अब जो है ललित कला आपका साहित्य, अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं, आपको हम बताएं इसके बारे में सारा चीज बताएंगे। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में कौन सी नेशनल असेंबली का चुनाव संपन्न हुआ है। पाकिस्तान का इलेक्शन को लेकर के हो गया है लफड़ा, ठीक है। वहां पे जो है ना क्या होगा कुछ नहीं, हर दिन तख्ते पलट होता है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, किसी को बराबर बहुमत नहीं आया है, बहुत गड़बड़ हुआ है। अब तक का कहा जाता है कि सबसे गड़बड़ चुनाव हुआ है। तो उन सब चीजों से पड़ोसी देश है पूछ लेगा तो फंस जाएंगे हम लोग, तो हम लोग देख लेंगे। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, रेडियो दिवस का इतिहास जानेंगे। भारत में रेडियो सबसे पहले 1937 से आया था ना, सारा चीज आप रेडियो के बारे में बताएंगे। किस मंत्रालय ने 11 लाख फुटबॉल वितरित करने के लिए फीफा के साथ समझौता किया। फीफा के साथ जो है ना आपका समझौता हुआ है एक मंत्रालय के साथ, और ये इंपोर्टेंट है क्योंकि हम लोग के शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान है, उसके द्वारा जो है ना बहुत सारी बात इस बार अभी खास को खेल को लेकर के, ठीक है, स्कूल फॉर फुटबॉल, ठीक है, ये आपका अभियान चल रहा है और इसमें बहुत ज्यादा सरकार ध्यान दे रही है। उसके बाद चलिए आइए, ये है साहित्यकार कौन है, तो क्या कहिएगा उषा किरण खान, ठीक है ना। ये इसका जो है मृत्यु हो गया पटना में आपका रविवार के दिन, समझे। बहुत मैथिली भाषा है, ठीक है, हिंदी भाषा के बहुत बड़े जो है उपन्यासकार रही हैं, साहित्यकार रही हैं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, आपका पद्मश्री भी मिला है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। दरभंगा की थी, ज्यादा दूर की नहीं है, ठीक है ना। तो और इसके जो पति थे वो पूर्व आईपीएस अधिकारी थे, तब समझ रहे हैं, तो थोड़ा इंपोर्टेंट है। चलते हैं हम लोग पहले अच्छे से जानेंगे अपना बिहार विधानसभा को। तो चलिए ये बात तो समझ गए हैं कि हम क्या क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे। बिहार विधानसभा का जो पूर्व अध्यक्ष है अवध बिहारी चौधरी, वो अपना पद से इस्तीफा नहीं दिया था। ये बात क्यों बोल रहे हैं, आज से पहले आपको बताया थे कि नीतीश कुमार 9वीं बार जो है अपना क्या किया था, शपथ ग्रहण किया था। तो क्यों किया था भाई, तो वो पहले महागठबंधन के साथ था जिसको इंडिया अलायंस करता है। इंडिया अलायंस से कट करके कहां चले गए ये भैया, ये चले गए इससे एनडीए के पास। जब एनडीए के पास चले गए तो जो भी अध्यक्ष मंत्री जो भी है सब चेंज होगा ना। तो बहुत बार क्या होता है ना, जब कोई आदमी दल चेंज कर लेता है, ठीक है, जान रहे कि बहुमत उसके साथ है, तो कोई विवेक से अपना अध्यक्षता का पद त्याग कर देता है। ये तो बात समझ में आया कि भाई हम विवेक से त्याग कर दिए, और ये बात कितना में कहा गया है, आर्टिकल 179 में, ठीक है। बात समझते चलिए। अब क्या है ना कि अविश्वास प्रस्ताव, अब ये क्या है कि अपने मन से नहीं गए, इसको लगा कि मेरे पास क्या है बहुमत है, मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होगा ना, जो दल देखेंगे हम वहां पे लड़ेंगे। तो इसी को लेकर के इसको कहा गया कि आप दे दीजिए इस्तीफा, तो ये इस्तीफा दिया नहीं और ये पद में बना रहा। तो फाइनली क्या होता है ना कि जब अविश्वास प्रस्ताव कोई भी बहुमत का जो दल बहुमत में होता है विधानसभा में, तो उसके द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आप जानते हैं कि 1/10 सदस्य का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, फिर अविश्वास प्रस्ताव आप वहां पे रखिए। तो रखा गया, रखने के बाद फिर क्या हुआ, देखिए जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आइएगा ना आप, तो आपको क्या है ना कि एक जो है सचिव के पास, एक आपको जो है ना
क्या देना है, नोटिस देना पड़ता है। नोटिस देने के बाद आप तत्कालीन कार्रवाई का मांग नहीं कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। जो तत्कालीन अध्यक्ष होगा उसको 14 दिन का समय दिया जाता है कि 14 दिन के भीतर इस पर सुनवाई होगा। तो आज से 14 दिन आपका कल जो था 14 दिन के करीब करीब हो गया। 14 दिन के बाद उस पर सुनवाई होगा और वहां पे क्या है ना कि जो दल, जो बहुमत दल है विधानसभा में, वो अपना बहुमत साबित करता है। एक तरह से वोटिंग होता है। अगर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अपना बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो उसको अपना पद त्याग करना पड़ेगा। बात समझ गए? जो भी बहुमत दल विधानसभा में है उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जब वो अपना बहुमत सिद्ध कर देता है तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष पे, तो वो अपने आप क्या करेंगे, अपना कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे। तो यही घटना आपका कल कहां पे हुआ भैया? विधानसभा, बिहार विधानसभा में हुआ है। अब ये सब चीज आया कहां से, ये सब कहां पे है कि नहीं है? अब और एक भी चीज जानिए, अगर कोई भी विधानसभा अध्यक्ष पे विश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। आर्टिकल कितना में है भाई? 181 में है। ठीक है, ये बात जान लीजिएगा। चलिए अभी हम इस सब के बारे में आपको पूरी बताते हैं। तो पहले ये जान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव से हटा है तो ये कौन सा आर्टिकल में? अवध बिहारी चौधरी अपने मुंह से ही ये बात बोला था कि 179C के तहत हम जो है अपना क्या करते हैं, पद त्याग कर रहे हैं। ठीक है, यानी इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा। 179C के तहत कोई भी विधानसभा स्पीकर पे जब अविश्वास प्रस्ताव होता है तो पद से जो त्याग पत्र देता है वो किस आर्टिकल में है? 179 के सी में है। देखिए 179, 178, 193, 94 क्या होता है आपको हम सारा चीज बताते हैं। चलिए आपको यहाँ पे लेके आते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि कोई भी सदन हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, हम लोग का क्या है भैया, हम लोग संसदीय शासन प्रणाली लाए हैं। ये कहां से लाए हैं? ब्रिटेन से। एकदम आराम से समझिए, कोई टेंशन बात नहीं है, यहाँ से आप चीजों को समझते चलिएगा। संसदीय शासन प्रणाली में है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है भाई, हम लोग का द्विसदनीय नहीं है। ऊपर वाले को राज्यसभा कहते हैं, कहीं पे सीनेट कहा जाता है, हमारे यहाँ पे राज्यसभा, लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। ठीक है, जिसको प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जो लोकसभा होता है एक्चुअली में सभा वही होता है, प्रतिनिधि सभा, यानी जो भी है नागरिक का प्रतिनिधि जो भी है वो वहीं बैठता है, प्रतिनिधि सभा। तो प्रतिनिधि सभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको लोकसभा स्पीकर कहते हैं। तो सेम टू सेम वही फॉर्मेट होता है स्टेट में। राज्य में जो प्रतिनिधि सभा होगा यानी विधानसभा होगा, विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वो कौन सा होगा भाई? विधानसभा अध्यक्ष कहलाता है। इसकी नियुक्ति के बारे में संविधान में कहा गया, तो लोकसभा का नियुक्ति मतलब लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का नियुक्ति की बात जब भी करेगा तो आर्टिकल 93 में करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। उन्हें आर्टिकल 93 के तहत ये कहा गया है कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या हो जाएगी भाई? नियुक्ति की बात कहा गया। तो सेम टू सेम राज्य में भी, राज्य विधानसभा में राज्य विधानसभा अध्यक्ष का नियुक्त, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का नियुक्ति की बात करेगा तो 178 में। क्या कहिएगा? 178 में। अब दूसरा कंडीशन, ये तो हो गया नियुक्ति। लोकसभा में उपाध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, क्या कहिएगा? लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का रिक्त खाली रह जाए या उस पर अविश्वास प्रस्ताव आए, ठीक है, या फिर चुनाव नहीं हो रहा है या किसी भी समस्या से हो, तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 94 में कहा गया है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव संबंधित हो, उसका सीट खाली करने की बात हो, जो भी चीज होगा 94 में, और यहाँ पे हो जाएगा 179 में, यानी राज्य में 179 और सेंटर में कितना हो जाएगा? 94 में। ठीक है, तो ये दो स्थिति याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि किस आर्टिकल के तहत लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति किया जाता है, तो आर्टिकल 93। किस आर्टिकल के तहत विधानसभा अध्यक्ष का नियुक्ति किया जाएगा? 178। किस आर्टिकल के तहत अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको हटाया जा सकता है या फिर वो पद से त्याग पत्र दे देगा या पद खाली है, तो वो जो भी चीज होगा 179 में होगा। मेरे हिसाब से कट टू कट बात समझ गए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से थोड़ा सा रुकिए, फिर से बात को समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो चलिए, अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर त्याग देना क्या बोलता है कि आर्टिकल 179 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने, पद त्याग देने का पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किया गया। समझ गया बात? जो बात आपको बोले हैं बस वही है। 179 में पद रिक्त होगा, हटाया जाएगा, उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ये सारा चीज होगा कितने आर्टिकल में? 179 में। विधानसभा अध्यक्ष की इस्तीफा देने के बाद नए विधानसभा अध्यक्ष के लिए राज्यपाल नामांकन से लेकर के चुनाव की तिथि निर्धारित करेगा। अब ये बात समझ गया ना कि विधानसभा क्या है ना, विधानसभा का अध्यक्ष अगर इस्तीफा दे देता है उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगा नामांकन से लेके चुनाव तक का हर एक चीज का कार्य का निष्पादन कौन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पे अगर आपको पूछ देगा ना तो फंस जाइएगा कि विधानसभा अध्यक्ष के
पद त्याग देने के बाद उसका जो है नामांकन से लेके उसके सारे चीज के प्रक्रिया को कौन पूरा करता है? क्या कहिएगा? सारा चीज राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट होगा कौन? मतलब राज्य का मतलब संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसी वजह से सारा चीज जो भी होगा राज्यपाल के तहत होगा। अविश्वास प्रस्ताव जो दल बहुमत में रहता है, क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? उसी के बारे में जो बताएं वही है, पढ़ के सुना देते हैं। जो दल बहुमत में रहता है वो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए सचिव को नोटिस देता है। जो सचिव होगा उसको नोटिस देता है, पर तुरंत विचार होने का प्रावधान नहीं है। इसके लिए 14 दिन का समय देना होगा। कानून समय देने का कानून है। 14 दिन के भीतर विधानसभा अध्यक्ष को अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। अगर बहुमत साबित नहीं होता है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित समझा जाएगा। जो कल किसके साथ हुआ है? अवध बिहारी चौधरी के साथ हुआ है। अब हम लोग के नए विधानसभा अध्यक्ष कौन हो रहे हैं? तो क्या कहिएगा? बिहार के जो है ये आपका जो है बीजेपी के हैं, ठीक है। और ये कौन है भैया? तो नंद किशोर यादव है, ठीक है। नंद किशोर यादव है, ठीक है। यहाँ पे यादव लिख लीजिए। हम लोग के विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे? अभी हुए नहीं है, बट पूरी चीज सब कुछ हो गया है। जो चीज बात निकल के आ जाता होगा वो जो भी है, अब राज्यपाल नियुक्ति करेंगे, जो भी चीज करेंगे तो वही है। नंद किशोर यादव हम लोग के अब विधानसभा अध्यक्ष होंगे। अब ये लोकसभा से संबंधित कुछ चीजों को आपको और यहाँ पे हम फैक्ट बताते हैं, ठीक है। देखिए संवैधानिक स्थिति हम लोग का क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। जो आपको हम बोल चुके हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, उसका नियुक्ति आर्टिकल 93 में होगा। वही संविधान के अनुच्छेद 178 में संविधान की क्या बोलता है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति के संबंधित। तो समझ गए कि 93 में लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 178 में विधानसभा में होगा। और यहीं पे अगर कहेगा कि विधानसभा का गठन कितना आर्टिकल में होता है? 168 में होता है। तो ये भी बात समझते चलिएगा। विधानसभा का गठन आर्टिकल 168 में करते हैं, ठीक है। अब आ गई संविधान के अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पर रिक्त होने या पद त्याग देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वही संविधान के अनुच्छेद 179 में क्या करते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने तथा पद त्याग या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 95 में आइए आप, देखिए हर एक अनुच्छेद को बात को समझते चलिएगा। अनुच्छेद 95 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अगर कोई कार्य करता है तो वो किस बात में कहा गया? आर्टिकल 95 में किया गया, ठीक है। नियुक्ति होगा 93 में। 94 में पद खाली होगा या अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना कार्य प्रणाली करेगा 95, ठीक है। तो अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने अथवा उसके दायित्व को निर्वहन करने की उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को शक्तियों का उल्लेख किया गया। समझ गए कि लोकसभा अध्यक्ष जो अपने डेली बेसिस पे जो अपना काम को निर्वहन करता है लोकसभा में बैठ करके, ठीक है, ये सारा चीज किस आर्टिकल के तहत करता है? 95 के तहत। वही अनुच्छेद 180 के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने अथवा उनके दायित्व का निर्वहन करने के और उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। क्या किसमें क्या कहिएगा? आर्टिकल 180 में। ये हो गया विधानसभा वाला कंडीशन और ये वाला हो गया कौन? लोकसभा वाला कंडीशन। तो कोई भी विधानसभा में जो भी अध्यक्ष होगा अपने कार्य को, अपने दायित्व को, या फिर उपाध्यक्ष का जो कार्य उसका दायित्व होता है उसके बारे में कहां पे कहा गया? आर्टिकल 180 में कहा गया, ठीक है। अब ये संविधान के अनुच्छेद 96 में क्या है? लोकसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 181 विधानसभा से संबंधित। इसके अनुसार सदन के अध्यक्ष पद से हटाने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। बात समझ गए? अगर लोकसभा का अध्यक्ष पर कोई भी ऐसा प्रस्ताव आया है जो उसको हटाने से संबंधित है और वो विचाराधीन है, वो क्या है? विचाराधीन है कि वहां पे इसको सचिव को दे चुका है, अभी 14 दिन के बाद उसमें फैसला होगा। इसके भीतर अगर कोई भी लोकसभा में आपका कोई भी मीटिंग होता है तो उस मीटिंग का अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर नहीं करेगा, आर्टिकल 96 में, ठीक है। और सेम टू सेम यही कंडीशन विधानसभा में होगा। अगर कोई भी अध्यक्ष को हटाए जाने से संबंधित कोई आपका विचाराधीन कोई प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है, और विधानसभा में कोई मीटिंग होने जा रहा है, वहां पे विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये कौन सा आर्टिकल में? 181 में, जो आपको पहले बोल दिए। संविधान के अनुच्छेद 97 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और अनुच्छेद 186 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ठीक है। तो 97 में वेतन है लोकसभा का और 186 में विधानसभा अध्यक्ष का वेतन के बारे में कहा गया। मेरे हिसाब से बात बिल्कुल भी क्लियर है और ये चीज समझते चलिएगा, क्योंकि देखिए ये पद बहुत ज्यादा 2005 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है बिहार में। और अगर ऐसा विवादास्पद वाला कोई भी चीज होना, कोई भी आर्टिकल निकलता है, उसको बिल्कुल भी बढ़िया से देखिए, क्योंकि आपका एक ही उद्देश्य पेपर एग्जाम निकालना है। और एग्जाम निकालने के लिए आपको तो थोड़ा सा रिसर्चर बनना पड़ेगा। रिसर्चर नहीं बनिएगा
कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। कहिएगा कि हम कुछ अपना बुद्धि नहीं चलाएंगे तो कोई बात नहीं, लाइए सेट, मारते मारते रहिए सेट, कुछ नहीं, सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ हम बहुत अच्छा, में सेट में मेरा नंबर आ रहा है, ठीक है। फाइनली एग्जाम देने जाइएगा, पता लगा कि कैसे क्या आ गया, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो रिसर्चर बनना जरूरी है, जब तक रिसर्चर नहीं बनिएगा तो तब तक कुछ नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से समझ गए ना। तो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कौन हो गए भैया? तो यही हो गए हैं। और इन सब चीजों को जो भी है 93 हम आपको लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का उपाध्यक्ष सारा चीजें बता दी हैं। और विधानसभा का गठन आर्टिकल 168 में है और विधान परिषद का गठन 179 में, 168 में, देखिए 168, ठीक है, और 169, ये दोनों यहाँ पे विधानसभा का गठन कहा गया, ये विधान परिषद हो जाएगा, ठीक है। तो मगर एक बात जान लीजिए, अभी इसके बारे में हम आगे नहीं जाएंगे और एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। अब आप लोग के लिए हम पॉलिटी का और हिस्ट्री का एक एक सीरीज लेने आने वाले हैं। जो जो टॉपिक आपका चर्चा में बना हुआ रहेगा ना, उसी टॉपिक से संबंधित पूरा एक अलग क्लास करके हम ले आएंगे। जो ऐसे में है ना, करंट में क्या हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, चीजों को सही से बता भी नहीं पाए। अभी भी हम बताए ना, सही से नहीं बता पाए क्योंकि समय का अभाव हो जाता है। नहीं, किस देश ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी को जेल से रिहा किया है, ठीक है। तो देखिए, ये जो है ना, भारतीय नौसेना का जो है 8 अधिकारी है। पिछले कई महीनों से ये हल्ला चल रहा था। वो क्यों हल्ला चल रहा था भाई? अक्टूबर, पहले चलिए ज्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे, अक्टूबर 2000 कब भी कहिएगा, 23 का मामला है। इस 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी को क्या दिया था भाई? फांसी का सजा दिया गया था, मौत का सजा दिया गया था। किसके द्वारा? तो कतर के द्वारा, ठीक है। कतर में जो है दोहा है, उसका राजधानी है, तो उसी के दोहा की अदालतों के द्वारा फांसी दिया गया। क्यों दिया गया? एक आपको पहले भी हम बताए हैं कि एक कंपनी था, ठीक है, जिसको धारा ग्लोबल कहते हैं। ये कंपनी जो है एंटी सबमरीन बनाती है, जो ऐसा टेक्नोलॉजी से बनाती है जो रडार के कैप्चर में नहीं आए, ठीक है। और ये क्या है? इटालियन आपका तकनीक है। और इस तकनीक को ये लोग खाड़ी, एक पहले ऐसा देश है जो ऐसे तकनीक से सबमरीन, एंटी सबमरीन आपका बना रहा था, पनडुब्बी बना रहा था। तो ये लोग यहीं पे काम कर रहे थे। काम करने के चक्कर में क्या हुआ, इन लोग को कुछ ऐसा पता चला, ठीक है। पता क्या चला? पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का, ठीक है, तो पाकिस्तान का आईएसआई जो है, उसका जो खुफिया एजेंसी है, ठीक है, वही उसी के द्वारा कतर को कहा गया कि तुम्हारे यहाँ का जो है गुप्तचर जो सूचना है ना, ये क्या हो रहा है, ये आपका डिस्क्लोज हो रहा है, ठीक है। और ये सारा चीज आपका इजराइल में जा रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर के बहुत सारे अधिकारी है 2022 में सारे पे आया बात, और 2000 के करीब करीब अधिकारी को जो है धारा ग्लोबल से निकाल दिया गया। देखिए, ये कहानी तब से चल रहा था, ठीक है, चल रहा था। देख लीजिए, 2022 से, अगस्त 2022 से शुरू होता है और फाइनली 26 अक्टूबर 2023 को फांसी का मतलब मौत का सजा दिया जाता है। उस कंपनी में बाद 8 जो है भारतीय नौसैनिक काम कर रहे थे। ये बात समझ गए? तो इन लोग को फांसी का सजा दे दी गया। अब पूरा इंडिया में हम लोग का हल्ला हो गया, क्योंकि अपने देश का आदमी है भाई, कोई देश जो है फांसी दे रहा है, मौत का सजा दे रहा है, और 8 व्यक्ति को, ये बहुत बड़ी बात है। तो भारत सरकार भी अपना दिमाग लगाई और दिसंबर आते आते दिसंबर में कहा गया कि इन लोग को जो है ना, जो मौत का सजा दिया गया है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, आजीवन, यानी मौत के सजा को आजीवन सजा में बदल दिया गया। और फाइनली कल आपका खबर निकल के आता है कि इन 8 व्यक्ति को क्या कर दिया भाई, आपका रिहा कर दिया गया है। कहां से भैया? जेल से, ठीक है, वहां की अदालत ने रिहा कर दिया है। तो जिनमें से 7 व्यक्ति भारत आ गए हैं, आकर के अपना इंटरव्यू भी दिए, अपना देश का प्रशंसा किए हैं, अपना मोदी जी का किए हैं, कतर का प्रशंसा किए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और आज फाइनली मोदी जी कतर, आज का तारीख है 13 तारीख है ना, कल, हाँ, कल मोदी जी कतर भी जाएंगे, क्योंकि अभी यूएई में कल आपका एक मंदिर का, वहां पे मंदिर बनाया गया यूएई में, बहुत बड़ा IBPS, बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है, लगभग 27 एकड़ में। वो मंदिर का उद्घाटन होगा अबू धाबी में, फिर वहां से जाएंगे कतर, ठीक है। तो ये 8 व्यक्ति का क्या हो गया भैया? रिहा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा, धारा ग्लोबल पूछ सकता है। तो ये कतर की कंपनी है, क्या बनाती है? एंटी सबमरीन बनाती है। ये क्या सिस्टम पे ये लोग गड़बड़ी किया था? तो जो रडार होता है ना, कि रडार के, देखिए कोई भी चीज रडार के अंदर में पकड़ में आ जाएगा ना, तो फिर आपका मिशन खत्म। तो आप ऐसा टेक्नोलॉजी बनाइए जो रडार के अंदर में नहीं हो, काम करे, किसी को ना पता चले, सब टेक्नोलॉजी लॉस। तो ऐसी टेक्नोलॉजी पे लोग काम कर रहा था, जिसके कारण अब देखिए यहाँ पे 2-3 बात निकल के आया। यहाँ पे बात क्या निकल के आया? अभी जो ऐसा हुआ है, तो लोग कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 2-3 चीज बात है, गिव एंड टेक होता है, ऐसे इतना बड़ा काम कतर नहीं किया है। तो अभी भारत जो है ना, अभी आप लोग का ना ऊर्जा सप्ताह गोवा में हुआ था। गोवा में हम बताए थे आपको कि दूसरा संस्करण हुआ था गोवा में। प्रधानमंत्री मोदी जी ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किए थे। इसको बिल्कुल भी याद रखेगा। 17 देश के ऊर्जा मंत्री आए थे, उसमें से कतर के भी ऊर्जा मंत्री आए थे। और आकर के जानते हैं 2048 तक, यानी 2000 आपका 24-25 से, मतलब 28 से लेके 2048 तक जो है ना, 2048 तक हम लोग LNG खरीदेंगे, और बहुत ज्यादा पैसा का खरीदेंगे, समझे? 48 तक बात हुआ। LNG मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। और ये कतर में जो है ना, इसका अच्छा खासा इसका उत्पादन होता है। और भारत एक परमानेंट मार्केट है। इस मार्केट में कोई भी चाहता है कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें, अगर मेरा यहाँ से डील हो जाएगा
तो कोई भी समस्या नहीं होगा, यूरोप हो या कोई अलग कंट्री हो। देखते हैं आज ये वादा हो गया, मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है मार्केट, कभी सामान लिया कभी नहीं लिया, कभी ज्यादा उत्पाद यूज हो रहा है कभी हो ही नहीं रहा है। और भारत का है एक ऐसा मार्केट है क्योंकि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या हमारे यहाँ पे, तो समझ रहे हैं 142 करोड़ 86 लाख जनसंख्या भैया अपने देश का। तो कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हमारे यहाँ पे अगर यहाँ से हम मार्केट करेंगे बिजनेस करेंगे तो हमको फायदा होगा। तो 2048 तक कितना बिलियन को तो बोल ही हो रहा है, 7.5 मिलियन इतना का देगा। और कितना रुपया, बहुत ज्यादा रुपया है, कितना है लगभग 80, वही वही है लगभग मान लीजिए ना 80 अरब डॉलर का जो है आपका जो है सौदा हुआ है। ठीक है, किसके साथ? कतर के साथ। और दूसरी बात यह है कि और फिलहाल में अभी आपका एक नुपुर शर्मा वाला मैटर था, उसको भी कुछ यहाँ पे बात रखा गया है। तो बहुत सारा बात है, ओआईसी का भी बात निकल के आया है। तो भारत डिप्लोमेसी है, हम लोग के जो विदेश सचिव हैं अब तो नहीं रहे, मगर अभी भी वो अपना जो है वो बयान देते हैं, विनय मोहन क्वात्रा है, तो उसके द्वारा ये सारा चीज बात कहा गया है कि हम लोग डील हो गया है और इन सब डीलों पे हम लोग बात करेंगे। तो कतर का राजधानी कहाँ है? दोहा है। ठीक है, और यहाँ के जो है जो अमीर है वो थानी है। ठीक है, ऐसी करके पूरा बहुत बड़ा नाम है। तो हम लास्ट वाला याद रखते हैं, आप भी लास्ट वाला याद रखिए। अब पूरा याद रखिएगा तो कुछ याद नहीं रहेगा। ताल थानी करके है, तो वही है कतर के आमिर है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? कतर। तो 7 पूर्व नौसैनिक अधिकारी रिहा होकर भारत पहुंच गए हैं। नौसैनिक दोहा के अदालत के द्वारा अक्टूबर 2023 में क्या दिया था? फांसी की सजा सुनाई गई थी। दिसंबर 2023 में फांसी की सजा को आजीवन कारावास में चेंज कर दिया गया था और फाइनली कल ये लोग जो है रिहा होकर के आ गए हैं। ठीक है, तो ये बात समझ जाइएगा। और ये अगर कह दे कि कतर के साथ भारत एलएनजी का जो समझौता किया है, कब तक किया था? क्या कहिएगा? 2048 तक हम लोग एलएनजी लेंगे। किससे? कतर से। जान जी 7.5 मिलियन, इतना बहुत सब लेने वाले। ठीक है, और बहुत लंबा डील है। और कतर को क्या चाहिए ना, कोई भी जो भी खाड़ी देश है उसको क्या चाहिए? मार्केट। हम लोग को क्या चाहिए कि सस्ता से सस्ता हो, रेगुलर दे, जो उससे हम जानते ना, जो भी ऊर्जा का चीज है, बिना ऊर्जा के कुछ होगा? जो भी कंपनी वंपनी, भाई ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आयात निर्यात चलता रहता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? कतर से आयात करेंगे। कौन चीज? एलएनजी। यहाँ से कोई भी संबंधित क्वेश्चन पूछे तो मार दीजिएगा। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो फिनलैंड, सुनिए, फिनलैंड पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, ये 1991 में अलग हो गया। और ये लोग जो है ना, खास करके ये सब जो देश देख रहे हैं यहाँ पे, ये लोग आज यूएसएसआर से निकलने वाले सबसे पहले देशों में से 15 देश अलग हुआ था ना, 15 में थे। ये है आपका फिनलैंड। अगर नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा नजदीक करके दिखा देते हैं। देखिए भैया, हम डिजिटल वाला मैप रखते नहीं है और हम काम वही करते हैं जिससे आपको लाभ मिले। ठीक है, वो काम नहीं करते हैं जिससे आपको जो है ना खाली अभी तो पता समझ में आ जाएगा मगर बाद में कुछ हो। तो ये है, देखिए फिनलैंड, ये है फिनलैंड। और यूएसएसआर का पहले भाग हुआ करता था। ठीक है, 1991 में ये था। और 2023 में ये नाटो का 31वां सदस्य बना है। ठीक है, कहेगा कि नाटो का 31वां सदस्य कौन है? तो क्या कहिएगा? फिनलैंड है। 31वां सदस्य कौन है भैया? फिनलैंड है। पहली बात है ये फिनलैंड। और अभी 32वां सदस्य के नंबर में कौन है? तो ये आपका ये स्वीडन है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। नाटो, नाटो मतलब तो जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1949 में गठन आपका स्थापना हुआ था। इसका मतलब क्या है कि यूरोप में अगर कोई भी देश इस बार हमला करते तो सारे देश पर इस पर हमला समझा जाएगा, सब मिल के उसको जाके धोएंगे। ठीक है, नाटो का मतलब मोटा मोटी बस यही समझ लीजिए, ये यूरोपियन यूनियन में है। ठीक है, तो यहीं के राष्ट्रपति बने। अब देखिए नाटो जो है ना, नाटो को बिल्कुल भी ये सॉरी फिनलैंड को इस वजह से भी याद रखेगा, फिनलैंड जो है ना यहाँ पे हमेशा एक डेंस बना हुआ रहता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, और फिनलैंड में क्या है भाई, अभी हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंक में फिनलैंड नंबर 1 में है। हम लोग हैप्पीनेस में कितना है? 126 में। अब भुखमरी में कितना है? 111 है। तो ये लोग क्या है ना, हैप्पीनेस में कितना है? एकदम नंबर 1 में चलता है। अभी भी आपको भ्रष्टाचार में बोले थे कि फिनलैंड दूसरे नंबर में या तीसरे नंबर में था, क्योंकि पहले नंबर में डेनमार्क था, दूसरे नंबर में आपको लगता है फिनलैंड था। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमेशा झीलों का देश कहा जाता है। ये आपका बाल्टिक सागर है। ठीक है, ये बोथनिया की खाड़ी है, ये फिनलैंड की खाड़ी है। ये इसका किस किस से सीमा साझा करता है? तो नॉर्वे कहिएगा। ठीक है, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है और ये रसिया है। ठीक है, फिनलैंड यहीं के राष्ट्रपति बने हैं आपका टस्क। ठीक है, टस्क समझ गए ना, ये टस्क है फिनलैंड के राष्ट्रपति। ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं फिनलैंड के, और ये फाइनली अभी जब जाके राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, 2014-15 में प्रधानमंत्री थे और अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, लगभग 51% वोट आया इसको, अलेक्जेंडर टस्क बने। अब डोनाल्ड टस्क कौन है? ठीक है, अस्टप, सॉरी अलेक्जेंडर अस्टप जो है क्या बने हैं भैया? अलेक्जेंडर अस्टप क्या बने हैं? तो क्या कहिएगा? ये राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति किसके? तो फिनलैंड के। फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी। वहां का मुद्रा क्या चलता है? यूरो, क्योंकि यूरो में अपनाया हुआ है। नाटो का भी सदस्य है, समझ गए हैं। यूएसएसआर में से अलग हुआ था, छोटा सा देश है। किससे किससे सीमा साझा करेगा? याद रखेगा, ऊपर में नॉर्वे,
फिर बगल में स्वीडन और इधर से रसिया। ये देश हमेशा चर्चा में, जब से नाटो का सदस्य बना है ना तब से चर्चा में बना हुआ है। तो याद रखिएगा खास के आपको ये स्वीडन को और फिनलैंड को। इसी वजह से हम इतना जोर से पढ़ा रहे हैं आपको। ये अलेक्जेंडर स्टब है। डोनाल्ड टस्क कौन है? अभी पोलैंड के ये जो है प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। गैब्रियल अटल कौन है? ये पहले ये प्रधानमंत्री बनने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस। जहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आपका इमानुएल मैक्रोन है, जो अभी आए थे अपने गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि पर। यहीं पे शुरू हुआ है अपना क्या? यूपीआई, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और कल कहाँ पे शुरू हुआ था? श्रीलंका में और कहाँ पे? मॉरिशस में, ठीक है। प्रवीण जगन्नाथ वहां के प्रधानमंत्री हैं। वहां पे रुपे कार्ड भी लॉन्च हुआ है मॉरिशस में, ठीक है। तो बिल्कुल भी हम कल पढ़ाए थे इसके बारे में, फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। आइए, गिट बिल्डर कौन बने हैं? तो भैया ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। जो भी चीज बताते हैं ना सर, याद करके चलिएगा, नहीं कीजिएगा फंस जाइएगा। जो इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट चीजों को ही बताते हैं हम। चलते हैं आगे। तो नीदरलैंड के देखिए सब जितना भी नियुक्ति हुआ ना अभी हुआ है। नीदरलैंड के राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन है? गिट बिल्डर है। गैब्रियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के बने हैं। और अलेक्जेंडर स्टब अभी आपका फिनलैंड का बना है, यूरोप का। और एक नाम जोड़ लीजिए इसमें, जेवियर मैली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने। वो भी खतरनाक आदमी है। अभी जो है कजाकिस्तान का हम बताए थे, इधर नहीं आएंगे। अभी हम आपको यूरोप में लेके चलते हैं, फिर बाद में इन सब चीजों पे हम लोग बात कर लेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस साल में की गई है? तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अपने तरह का ये पहला संस्थान है जो दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। हैदराबाद में इसका स्थापना किया गया। कहाँ पे? हैदराबाद में। तो ये बिल्कुल भी, और इसका जो उद्घाटन है, हम लोग के पूर्व राष्ट्रपति रहे वेंकैया नायडू और जी किशन रेड्डी, हम लोग का जो सांस्कृतिक मंत्री हैं जी किशन रेड्डी के द्वारा आपका उद्घाटन किया गया। तो क्या कहिएगा? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? आपको तो समझ में आ जाएगा। कोई कहेगा कि ये संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब? 1953 में। कहाँ है भैया? दिल्ली में। ये तो समझ में, मगर कहेगा दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो फंस जाइएगा। तो वो है आपका हैदराबाद में। कल उद्घाटन हो गया है। कौन किए हैं? वेंकैया नायडू जी की है, ठीक है। और अपने तरह का संगीत नाटक अकादमी का जो है द्वारा अपने तरह का ये पहला क्षेत्रीय केंद्र है, ठीक है। तो दक्षिण क्या कहिएगा? संगीत नाटक अकादमी का पहला क्षेत्रीय केंद्र कहेगा तब भी हैदराबाद, ठीक है। क्या नाम है भाई? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो वेंकैया नायडू और जी किशन रेड्डी के द्वारा, ठीक है। 12 फरवरी को उद्घाटन किया गया है। ये है हम लोग के वेंकैया नायडू। और अभी इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण। 5 व्यक्ति को मिला है ना, तो उसमें से आपका ये पद्म विभूषण बिल्कुल भी याद रखेगा, ठीक है। और ये जी किशन रेड्डी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। हैदराबाद में बहुत कुछ होता है। अभी आपको बताते हैं, डिजिटल पूरा लेख संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया, आधारशिला रखा गया था, है कि नहीं? तो ये सब चीज याद करते चलिएगा। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में कौन सी नेशनल असेंबली चुनाव हुई, संपन्न हुई? थोड़ा पाकिस्तान के बारे में आप समझिए, आपको हम यहीं पे समझा देते हैं। देखिए, नहीं आपको, चलिए मैप लेके चलते हैं। पहले ये जानिए कि भारत से पाकिस्तान आजाद हुआ कब भैया? तो क्या कहिएगा? 14 अगस्त को हम लोग से पार्टीशन होकर के 1947 को चला गया यहाँ से, हम लोग से अलग होकर के। किस नाम पे? तो अपना धर्म के नाम पे, ठीक है। कि जो भी मुस्लिम धर्म से संबंध, क्योंकि जब से आंदोलन हो रहा था, ठीक है, यानी 1930 से मान के चलिए, 1940 में तो मुखर हो गया, 43 में तो कराची अधिवेशन में तो बोला कि हम जबे करेंगे, अब कुछ नहीं होगा, बांटो और छोड़ो का नारा दे दिया कराची अधिवेशन 43, याद रखिएगा, ठीक है। तो धर्म के आधार पर हुआ, क्योंकि क्या बोला कि हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग धर्म नहीं है, दो अलग अलग राष्ट्र है, दो अलग अलग विचारधारा है, ठीक। ये उन लोग का शब्द हुआ करता था। और अपने भारतीय भी कुछ ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जो विभाजन करने में अच्छा खासा योगदान दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोग बोली भाषा की और फाइनली अलग हो गया। अलग होने के बाद यहाँ का जो है ना सारा सिस्टम वो लोग लेके चला गया। होने हुआ क्या कि आपको पता होना चाहिए, जैसे ही 1947 में लोग गया, 1948 में यहाँ पे मृत्यु हो गया। किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का, जिसको फादर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, पहले गवर्नर। जैसे इसका मृत्यु हो गया, तभी से ये बात जान लीजिए, इसके पास कोई नेता और मिला ही नहीं, क्योंकि जिसको ये लोग नेता मानता था, जो पाकिस्तान का गठन किया था, जो पाकिस्तान का रीढ़ है, वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। आजाद कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को, हम लोग से कट के अलग बना। मर कब गया? 1948 में। 1948 के बाद इसके पास कोई ऐसा नेता ही नहीं मिला कि इसके सारे चीजों को संभाल के चले इन लोग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ना हमेशा से इस यहाँ के जो सेना थे, उसके सेना को लगा कि उधर चीन है, इधर भारत है, उधर ईरान है, इधर अफगानिस्तान है, लफड़ा हो जाएगा। तो हमेशा से सेना का यहाँ पे वर्चस्व रहा है। बस अक्सर आप लोग सुनते हैं कि सेना तख्ता पलट कर दिया, तो क्यों किया भाई? कारण यही है। तो वहां का जो संविधान बना ना, वहां का संविधान अब तक 4 बार बना, 4 बार खत्म भी हुआ, यानी अब तक 4 बार नया संविधान बन चुका है।
संविधान बनता है, फिर उसमें कुछ गड़बड़ी होता है, फिर से संविधान बनता है। जैसे हम लोग का संविधान एक बार बना, कब बना भाई? 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनके तैयार हो गया, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित हो गया, खेल खत्म। उसके बाद संविधान में हाँ संशोधन हो सकता है, रिफॉर्म नहीं हो, मतलब वो नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, मगर ये लोग का संविधान होता रहता है। यहाँ का कहानी कुछ सही है नहीं, आज तक का इतिहास में कभी इलेक्शन विलेक्शन सही होता ही नहीं है। तो ये है टोटल पाकिस्तान। समझ गए कहानी कि आखिर में घटना क्या है? भाषा के आधार पे ये लोग का बांग्लादेश का बंटवारा हो गया, ठीक है, क्योंकि लोग उर्दू भाषा को मान्यता देते थे, और ये उर्दू भाषा को मान्यता देने वाला भी जिन्ना ही थे, जिससे बंगाली लोग गुस्सा हो गए, और वहां से 1985 से भाषा के लिए जो है वो लोग का आंदोलन शुरू हो गया, है ना। तो पाकिस्तान बांग्लादेश 1971 हुआ, मेन भाषा ही था, ये भी बात जान लीजिए, और कोई दूसरा बात नहीं था, ठीक है। तो पाकिस्तान में 4 प्रांत है, सबसे बड़ा प्रांत है उसका पंजाब प्रांत है। टोटल यहाँ पे 1200 क्या कहिएगा, 12 लाख, हाँ सॉरी 12 करोड़ वोटर है। 12 करोड़ वोटर में 7-8 करोड़ वोटर इसका यही है, पंजाब प्रांत में, ठीक है। तो ये प्रांत में सबसे ज्यादा उथल पुथल है। ये बलूच प्रांत है, इधर क्या है भैया, अफगानिस्तान, इधर ईरान है, हम लोग इधर भारत है, नीचे अरब की खाड़ी है, ऊपर जाइएगा इधर चाइना है, वहां उधर जाइएगा तो आपको उधर हम लोग को तो सीमा साझा नहीं करता है पाकिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान करता है, जो आपका कजाकिस्तान वाला साइड है, ठीक है। तो समझ गए, यहाँ पे इलेक्शन हुआ था आपका, कब हुआ था इलेक्शन? ये अभी इलेक्शन हुआ, यानी 8 तारीख को, ठीक है, 8 फरवरी को आपका यहाँ पे इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन में हुआ क्या क्या, तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर समझ गए, कितना प्रांत है, वहां का जो इलेक्शन होता है, नेशनल असेंबली का हो या प्रांत का चुनाव एक साथ होता है, ये बात जानिए। 4 प्रांत है उसका होगा, और नेशनल असेंबली का इलेक्शन एक ही साथ होता है। तो क्या क्या कितना है, तो चलिए हम लोग पहले नेशनल असेंबली की बात करेंगे। तो पाकिस्तान का जो सदन है, जैसे हम लोग के यहाँ पे सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा, तो राज्यसभा में 250 सीट है, लोकसभा में कितना है भाई, तो 550। तो उसी तरह से वहां का जो अपर हाउस है, जहां जो हम लोग का राज्यसभा है, तो उसी तरह से उसका अपर हाउस है, इसको सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसका नाम सीनेट है, इसका क्या कहिएगा, सीनेट। और जो मतलब हम लोग का जो लोकसभा है, इसको कहते हैं लोग, क्या कहते हैं इसको, तो ये लोग इसको यही कहते हैं जो अभी आपको बोले हैं, क्या नाम था उसका, नाम तो ना मिसिंग कर दिए, हाँ जो भी है आप लोग समझ ही रहे हैं। जब तक नाम तो नहीं बोलेंगे ना, तो फिर आप लोग को भी कहानी सुनने में मजा नहीं है, ठीक है। तो हाँ, नेशनल असेंबली, उसको क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली कहते हैं। अरे कभी कभी मिस हो जाता है बतिया, समझ रहे ना। चल रहे आते, तो ये नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली ये लोग का जो है ना, जो नेशनल असेंबली है, ये इसका निचला सदन है। यहाँ पे जो भी लोग होता है पब्लिक के द्वारा चुन किया जाता है, जैसे हम लोग का प्रतिनिधि है ना, जो चुन किया जाता है, तो उसी तरह से। तो टोटल जो है नेशनल असेंबली में जो सीट है, वो आपका कितना है भैया, 336 है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको लिखा होगा टोटल सीट कितना है, 336 है। इस 336 सीट में से 336 का चुनाव नहीं होता, ये बात जान लीजिए। चुनाव होता है 266 का, और इस बार चुनाव हुआ है 265 का, क्योंकि एक व्यक्ति को हत्या कर दिया गया, तो चुनाव 265 का ही हुआ है। अब 336 का क्यों नहीं होता है, तो इन 336 का इस वजह से नहीं होता है, इसमें से 70 सीट को रखा गया है किसके लिए, तो मनोनीत किया जाता है। किसको मनोनीत किया जाता है? महिला को, जिसमें से 60 महिला है, 60 महिला को मनोनीत किया जाता है, जो महिला होगा, ठीक है। और 10 जो है, जो अल्पसंख्यक वहां पे लोग रहते हैं, ठीक है, उसको मनोनीत किया जाएगा। तो टोटल 70 सीट मनोनीत किया जाता है। और ये मनोनीत का आधार क्या है, तो मनोनीत का आधार हो, जैसे इस 266 का इलेक्शन होगा, जिस रेशियो में इस इलेक्शन में जो सीट प्राप्त करेगा, उसी रेशियो में उसके मनोनीत सदस्य होंगे। समझ गए? ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का मनोनीत हो जाएगा, नहीं। जिस हिसाब से मान लीजिए अभी इलेक्शन हुआ वहां पे 265 का, इसमें से इमरान खान को निकल के आया, कोई कहता 101 है, कोई कहता 103 है, कोई कहता 93 है, तो 101 को एक मान के चलिए, ठीक है। 101 सीट मान लीजिए आया, 101 सीट में टोटल 70 सीट को डिवाइड कीजिए, ठीक है। यानी टोटल 266 में से 70 को डिवाइड कीजिए, उसका ऑन एन एवरेज निकल के आ जाएगा, और जैसे जैसे जिसको सीट आया उसी हिसाब से उसको क्या कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए। तो ये टोटल इसका जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन होता है, ये इसका खेल है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ये सकता है कि वहां के जो अभी पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, मुनीर है, ठीक है, उसके द्वारा कहा गया है कि अगर आप लोग ऐसे कीजिएगा तो फिर से हम क्या करेंगे, तख्ता पलट कर देंगे, क्योंकि इमरान खान जेल में है। इमरान खान की पार्टी टोटल कितना सीट लाई, तो मेरे हिसाब से ये कहानी समझ गए ना। अभी हम आपको लेके चलते हैं वहीं इमरान खान के पास, ठीक है, समझ गए हैं, ठीक है ना। चलते हैं इमरान खान के पास, लेके चलते हैं हमको। इमरान खान जानते, तोशा खाना, सिफर केस, 3-4 केस इस पे लगा था, और ये फाइनली क्या भैया, जेल में बंद है। इसका जो शादी किया है, ठीक है, जो उसका बीबी है बुशरा, ठीक है, उसको भी लेकर के केस कर दिया। उसको पीरा मतलब नहीं होता है, पीर मतलब हिंदू धर्म में भी जो होता है, जो साधु जो साध्वी लोग होते हैं ना, उसी तरह से मुस्लिम में भी होता है। पीर को, पीर के जो पत्नी होगा वही होता है। तो वो क्या है ना,
अच्छा खासा अपना पाकिस्तान में पकड़ रखता है, ठीक है। उसकी बीवी जो लास्ट वाली बीवी, उसका तीन शादी हुआ है, ठीक है। 3 शादी में जो लास्ट वाली बीवी है बहुत पकड़ रखता है। इसी को लेकर के उसको भी मामला को क्या कर दिया गया, कोर्ट में फंसा दिया गया। बहुत दिन का उसको जेल हुआ है, मतलब सजा हुआ है। तो इन सब को लेकर के वो हो गया जेल। उसके पार्टी का खेल खत्म। उसका पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको छीन लिया, उसके चुनाव चिन्ह को छीन लिया, उसको कुछ नहीं, सारा चीज उसका खत्म कर दिया। उसका जो भी लोग थे बड़े बड़े वो भी जेल में, जो भी उसका समर्थन था वो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ा, और निर्दलीय चुनाव लड़ करके टोटल कितना बोले तो टोटल सीट 265 में से उसको आया कितना सीट है भैया, तो 101 सीट लाया है, ठीक है। 265 में आपका पीटीआई, देखिए पीटीआई को ना आप बिल्कुल भी जानते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बार पूछ लिया है, ठीक है। पीटीआई का स्थापना भी जान लीजिए, क्योंकि पीटीआई का स्थापना 1996, ठीक है, 1996 में। देखिए 1992 में वर्ल्ड कप खेल के जीता के लेके गया ये, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो है इसका एक कद बना, और अपना जो है 96 में अपना पार्टी बना लिया। आर्मी ही इसको बैठाया था, और आर्मी ही इसके साथ बर्बादी कर रहा है, क्योंकि ये जानता है अमेरिका का विरोध किया, और जो भी आज देख रहे हैं अमेरिका ही करवा रहा है, ठीक है। अमेरिका का विरोध किया कि अमेरिका से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, और जो बोला देखिए खेल कर दिया, ठीक है। तो यही बात है। तो 1996 में अपना पार्टी बनाया। पार्टी बनाने के बाद पार्टी का नाम था पाकिस्तान तहरीक, क्या बोलते हैं उसको, पाकिस्तान है तहरीक इंसाफ बोलते हैं ना, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नाम है इसका, ठीक है ना। पाकिस्तान में कुल इतना हो गया। अच्छा क्या बता रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे और एक पार्टी है मुस्लिम नवाज, क्या बोलते हैं उसको, मुस्लिम लीग है ना, यही ना बोलते हैं पाकिस्तान पीएमएल नवाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। सेकंड लार्जेस्ट इसी के नवाज शरीफ है। इसको कितना सीट आया है भाई, 75 आया है कि 70 आया है, 75 सीट आया है, ठीक है। और एक वो आता बिलावल भुट्टो, जो बेनजीर भुट्टो है ना, उसी का वो जो है खानदान के लोग हैं, तो उसके पार्टी को आया है 54 सीट। तो ये फिगर है पाकिस्तान से संबंधित जो भी चीज था हम आपको बता दिए। मेरा गला खराब होने के कारण देखिए अब आवाज ही नहीं निकल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं हमको खुद नहीं पता चल पा रहा है। हाँ, तो ये कैमा जो है इसका चुनाव हुआ है, 16वीं लोकसभा है। पहली बार इसके यहाँ पे इलेक्शन 1951 में हुआ था, ठीक है, 1951 में हुआ था। इसका संविधान इन लोग का बनते बनते बहुत साल बाद संविधान इन लोग का 1974-75 में लोग का, 69 में लोग जो है समय बहुत बाद में बना, ठीक है। ये लोग का कहानी बहुत गड़बड़ है। यहाँ के जो भी लोग हैं बहुत परेशान है। आईएमएफ के द्वारा भी वार्निंग दिया हुआ है। मात्र कहा जाता है कि 23-32 दिन का इन लोग के पास खाना बचा हुआ है, क्योंकि जो आईएमएफ का जो लोन दिया गया उसका गारंटी ओवर हो रहा है। अब कहां से पैसा चुकाएगा, इन लोग का हालत बहुत गड़बड़ है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। चारों तरफ से इसको लोग घेरे हुआ है, ठीक है, क्योंकि जिस देश में पैसा नहीं है और आपका राजनीतिक संकट भी वैसे आया हुआ है, सब गड़बड़ हो गया है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, आइए विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं हम लोग 13 फरवरी। कब मनाते हैं, 13 फरवरी को। हुआ क्या था, कहानी है 1945 का। 13 फरवरी 1945 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र का जो है मतलब प्रसारण हुआ था रेडियो में। कब हुआ था, 13 फरवरी 1945। तो इसी को याद करने के लिए 13 फरवरी विश्व कितना 2012 से हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। समझ गए कि 13 फरवरी 1945 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र का संबोधन रेडियो में प्रसारित किया गया था। उसी को देखते हुए 13 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। और ये मनाते कब से हैं, तो 2012 द्वारा यूएनओ के द्वारा इसका घोषणा कर दिया गया। फिर से हर बार हम लोग मनाते हैं। ये हो गया विश्व रेडियो दिवस का कहानी। अब आते हैं भारत में रेडियो, क्योंकि भारत में बहुत बार रेडियो पूछता है। तो भारत में सबसे पहले रेडियो आया कहां पे भाई, मुंबई में आया। मुंबई में ना आया जी, मुंबई में आया, ठीक है। कहां पे आया भाई, मुंबई में आया। देखिए आप देखिए ये बात समझिए, मुंबई में कब आया, 1927 में आया। ये डेट सब याद करते चलिएगा। फिर ये आपका क्या बन गया, और ये क्या बोलते हैं उसको, है ना, इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग बन गया आपका 1930 में। फिर इसका नाम चेंज हुआ कब भैया, 1936 में। किसका, क्या कहिएगा, आपका रेडियो का क्या नाम चेंज कर गया, 1936 में आपका कर दिया ऑल इंडिया रेडियो। क्या कर दिया, ऑल इंडिया रेडियो। फिर 1956-57 में, 1956 ही ले लीजिएगा, कहीं पे आपको 57 मिलेगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा। 57 में क्या कर दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो का नाम चेंज करके आकाशवाणी कर दिया गया, और तब से हम लोग का आकाशवाणी चल रहा है। सबसे पहले प्रसारण कहाँ हुआ था, मुंबई में रेडियो, उसके बाद फिर मद्रास में हुआ, कलकत्ता में हुआ, फिर आगे में आइए, फिर उसका नाम क्या कर दिया, क्या कीजिएगा, ब्रॉडकास्टिंग, इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग नाम कर दिया 1930 में। 1936 में क्या कर दिया गया, तो ऑल इंडिया रेडियो हो गया। फिर 1956-57 में इसका नाम चेंज करके आकाशवाणी कर दिया, और तब से आकाशवाणी के नाम से हम लोग का रेडियो का प्रसारण हो रहा है। इसका आज के डेट में महत्व नहीं है, आज भी महत्व है, हम सुनते हैं रेडियो आज भी, हम आपको बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है रेडियो आदमी को सुनना चाहिए। रेडियो पहले जो है सूचना आदान प्रदान का एक जरिया आपका रेडियो ही हुआ करता था, ठीक है। तो इस वर्ष का जो थीम रखा गया है, इस वर्ष का थीम है
13 फरवरी 2024 को मनाए जाने वाले विश्व रेडियो दिवस का थीम है, इस बार का क्या है भाई, सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी। ठीक है, तो इस बार का आपका ये थीम है, थीम को याद रखेगा। रेडियो का भाई, रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षा करने, क्या है, शिक्षित करने वाली एक सदी है रेडियो। तो यही है 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। 1945 को इसका पहला प्रसारण हुआ था, इसी वजह से 1945 में इस दिन को यूनाइटेड रेडियो के बारे में जो आपको हम बताएं 2012 से मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा औपचारिक रूप से घोषणा किया गया था। तो रेडियो से संबंधित चीज है, ठीक है। तो रेडियो वेब नहीं है, ये रेडियो है, ठीक है। तो ये चीज अलग है, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। आगे चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम जल्दी जल्दी करेंगे। किस मंत्रालय ने 11 लाख फुटबॉल वितरित करने के लिए फीफा के साथ समझौता किया? ठीक है, तो क्या है ना, अभी हम लोग का जो है खेल मंत्री कौन है भैया? तो कौन है भैया हम लोग का खेल मंत्री? हम देखिए, मेरा दिमाग में अभी बोले हैं नाम, हम लोग फिर भूला जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी बता देते हैं जो भी है। तो खेल मंत्रालय के द्वारा क्या है ना, फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन होता है, जिसका स्थापना 1904 में हुआ। ये विश्व का सर्वोच्च शासी निकाय है फुटबॉल का, ठीक है, पूरे विश्व में। इससे बड़ा कोई निकाय नहीं है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है, ठीक है। और ये जो है अपना काम करती है। 1930 में सबसे पहला उरुग्वे में ये फीफा विश्व कप हुआ था और वही जीता था, ठीक है ना। हम लोग फीफा में हैं और हम लोग का रैंक कितना है भाई? हम लोग 101 में चलते हैं हमेशा, ठीक है, अभी भी उतने में है, समझे ना। तो फीफा के साथ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हम लोग के, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, एक समझौता किया गया। इस समझौता के तहत 11 लाख फुटबॉल को वितरित करना है, ठीक है। क्या इसको क्यों करेंगे? तो स्कूल फुटबॉल फॉर स्कूल आपका एक स्कीम शुरू किया था धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, और उड़ीसा में ना आपका 17 जिलों के 1260 स्कूलों में आपका फुटबॉल वितरित किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हम लोग का शिक्षा मंत्री हैं, उसके द्वारा उड़ीसा के 17 जिलों में स्कूलों में फुटबॉल बांटा गया, ठीक है, 1260 स्कूलों में। कौन की स्कीम के तहत क्या कहिएगा? फुटबॉल फॉर स्कूल, ठीक है, F फॉर स्कूल ना, ऐसी करके इसका योजना है, एक स्कीम है, केंद्र सरकार की है। इसी के तहत फीफा के साथ भारत सरकार क्या किया है, एक समझौता किया है। 11 लाख फुटबॉल बांटना है, फुटबॉल को आगे बढ़ाना है, खेल को, प्रतिभा को आगे लाना है, इसको लेकर के सरकार अच्छा काम कर रही है। तो क्या हो जाएगा, फीफा के साथ किसका समझौता हुआ है? तो ये शिक्षा मंत्रालय का। फीफा का अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है। इसका स्थापना 1904 को बताई दी है। इस बार जो है फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो आपका स्टेडियम सबका घोषणा कर दिया। कहाँ पे भैया? आपका यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में होने वाला है, ठीक है। तो याद रखेगा। और अभी जो हो गया आपका कतरे में हुआ था, कौन जीत के लेके गया था? अर्जेंटीना। किसको हरा के? फ्रांस को। लियोनेल मेसी को इस बार अभी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का आपको जो है अवार्ड भी दिया गया है ना। तो इन सब चीजों को बिल्कुल भी समझते चलिए। आइए, मैथिली उपन्यास है भैया, कौन है भैया? तो ये है आपका साहित्यकार, उपन्यासकार कौन है? किरण खान है, ठीक है। तो उषा किरण खान को जानिएगा। ये कहाँ की है? ये है आपकी दरभंगा की, ठीक है। एक मझौला गांव है, वहीं की थी, ठीक है। इसके जो है पति हैं आईपीएस रहे हैं। क्या है भैया? आईपीएस है। और इसी के द्वारा जो है ना अच्छा फिर लिखा गया, ठीक है। इसका जो है, इसके लिए प्रेम कथा है भामती, इसको याद रखिएगा। भामती, ये मैथिली उपन्यास है। भामती के लिए 2011 में, कब कहिएगा? 2011 में जो है ना, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसको? तो उषा किरण खान को। और 2015 में पद्मश्री दिया गया है। कब कहिएगा? 2015 में, ठीक है ना। मैथिली और हिंदी के बहुत बड़े कवि रहे, साहित्यकार रही। गांव पे, बच्चे पे, स्कूल पे, ठीक है, और किसान पे बहुत साहित्य की रचना की है। बीबीसी में अपना एक इंटरव्यू भी बहुत सॉलिड वाला, ठीक है ना। तो इसको जानिएगा। 80 वर्ष की अवस्था में इसका देहांत हो गया है। हम लोग को जानना है, क्योंकि साहित्य अकादमी भी पुरस्कार जीत चुकी है, पद्मश्री भी रही हैं, और एक अच्छे पर बैकग्राउंड से रही हैं, और समाज के लिए, किसान पे, ठीक है, बच्चे पे, गांव पे, उसके हर कविता में आपको गांव दिखेगा, किसान दिखेगा, खेत खलियान दिखेगा। समझ रहे हैं कितना जमीन से जुड़ी हुई थी, और ज्यादा दूर की नहीं थी, दरभंगा की थी, ठीक है। तो ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो कौन है भैया? तो क्या कहिएगा? उषा किरण खान है, ठीक है। तो इसके पति थे कौन भैया? आईपीएस थे, पूर्व आईपीएस रहे। वो भी बहुत कर्मठशील, बहुत कड़क आईपीएस माने जाते थे, ठीक है। तो उन्हें क्या है ना, ये सब सारा चीज मिला है। तो भामती कहेगा कि किसका उपन्यास है, कौन सा भाषा का है? तो मैथिली भाषा का है, ठीक है। किसने लिखा है? तो क्या कहिएगा? आपका उषा किरण खान ने लिखा है, ठीक है। चलें, बिहार के दरभंगा की थी। अब तो दरभंगा, अब इसमें आगे हम नहीं जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, बहुत लेट हो गया है, हम थक गए हैं, मेरा गला ठीक नहीं है। जो भी है, आप लोग से मेरा एक विनती यही है कि आप लोग जो भी देखते हैं, ठीक है ना, तो देखिए, आपका प्रशंसा ही हमको मनोबल बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम कर सकते हैं कि आपका जो भी दोस्त है, उस तक मेरे सेशन को कैरी फॉरवर्ड कीजिए, उसको फॉरवर्ड कीजिएगा। मेरा जो मेहनत है उस तक भी पहुंचेगा, वो भी देखेगा, उसको भी कुछ लाभ मिलेगा, ठीक है। और हमको भी क्या है ना, एक अंदर से मनोबल बढ़ता है, ठीक है ना।
तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे कल।